हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू ऑलरेडी नो कि हमने वर्क एनर्जी पावर का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमने कंप्लीट कर लिए थे एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोना डू इज वी गोना डू सम बेसिक क्वेश्चंस कि हम देखेंगे क्वेश्चंस किस तरह के पेपर में वर्क एनर्जी पावर के आते हैं, ठीक है। बट बिफोर वी डू दैट देयर इज समथिंग वेरी रियली इंपॉर्टेंट व्हिच आई वुड लाइक टू टेल यू। मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, सो आई जस्ट वांटेड टू लिसन टू दिस जो मैं आपको बोलने वाला हूँ। पहली चीज, दिस लेक्चर इज गोना बी बिट डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट क्यों होगा? क्योंकि इस लेक्चर में जो हमने क्वेश्चंस उठाए हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उठाए हैं, पीवाईक्यूज उठाए हैं। स्पेशली ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपका पेपर प्री प्लस मेंस होने के चांसेस ज्यादा हैं। आपके पेपर के दो पार्ट्स में होने के चांसेस ज्यादा हैं, प्री और मेंस के होने के चांसेस ज्यादा हैं, जैसे हमने एक वीडियो में पीछे डिस्कस किया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपके प्री एंड मेंस के क्वेश्चन उठाए थे, हम आपको ये दिखाने के लिए कि पेपर का लेवल कितना हाई हो जाएगा कि अगर इस कंसेप्ट में अगर आप चले तो आपको देखना पड़ेगा कि पेपर किस तरह से आएगा। अगेन टेलिंग यू, एक रेफरेंस बुक सफिशिएंट है, आप यहाँ वहाँ रिसोर्सेज पे मत जाइए। एक रेफरेंस बुक से ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बट उसको डिटेल में पढ़ना है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए दिस होल सीरीज आई हैव डिजाइन दिस होल सीरीज, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक रेफरेंस बुक को फॉलो कर रहे हैं, उसके क्वेश्चंस करेंगे, बाद में हम क्या करेंगे एंड बिफोर सम एंड देयर वाज समथिंग एंड देयर इज आल्सो वन थिंग मोर इंपॉर्टेंट व्हिच आई वुड लाइक टू टेल यू। जो लोग नए आए हैं उनके लिए क्या है कि उनको मैं ये बता दूं, हम क्वेश्चन सिर्फ इतने ही नहीं करेंगे, हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। जैसे ही क्या होगा, हमारा ये सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमने 2 या 3 महीने सिर्फ क्वेश्चंस ही करने हैं। अगर 2 या 3 महीने भी नहीं होगा, जितना भी टाइम होगा, हम क्वेश्चंस ही करेंगे। मुझे ऐसा लगता है 100 डेज से पहले ही हमारा सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा। हमने सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, उसका तो आप घबराइए मत, ये सिर्फ एक बेसिक आइडिया आपको देने के लिए, ठीक है। सो मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आगे की फ्यूचर जो आपको वीडियोस में अपलोड करूँ आपको मिलती रहे और आप मेरे साथ बैठ के तैयारी करते रहे, ठीक है। सो ये चीज होगी। तो अगेन आई रिपीट, एक रेफरेंस बुक और साथ में हमने सिर्फ इसके बाद जैसे हमारे 100 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, आफ्टर दैट हमने क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बॉल ऑफ मास, a ball of mass of 0.2 kilograms is thrown vertically upwards by applying a force by hand. If the hand moves 0.2 meter while applying the force, the ball goes up to 2 meter high. Okay, find the magnitude of the force. देखिए पहली चीज, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि इसी तरह का एक पीवाईक्यू पेपर में आ चुका है। एग्जैक्टली सेम नहीं आया था, बट यही कॉन्सेप्ट लगना था, सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट पुट होनी थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं कि क्या बोल रहा है, ठीक है। आपको गिवन एक बॉल है, मास 0.2 किलोग्राम की, उसको आपने वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो किया, ठीक है, बाय अप्लाइंग अ फोर्स बाय हैंड, ठीक है। आपका हैंड मूव कर रहा है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर। लेट अस अज्यूम आपका हैंड जो मूव कर रहा है, गिवन है एस मूव कर रहा है 0.2 मीटर आपको मूव कर रहा है, वाइल अप्लाइंग अ फोर्स एंड द बॉल गोस 2 मीटर हाई, और बॉल जो है 2 मीटर हाइट पे जाती है। एच इज इक्वल टू 2 मीटर हाइट पे चली जाती है, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, हमें बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये करेंगे कैसे? इसको समझने का बेसिक तरीका यही है कि बॉल जो है कितनी हाइट पे जाएगी, जितना काम आपका हाथ करेगा, जितना वर्क डन बाय हैंड होगा, उतनी ही हाइट पे बॉल जाएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट ये था। तो बस क्वेश्चन यही खत्म हो गया। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कि वर्क डन बाय हैंड विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अटेन्ड बाय बॉल। इसका मतलब ये हुआ वर्क डन गिवन हैंड कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, और पोटेंशियल एनर्जी निकल हो जाएगी mgh, और आपको निकालनी क्या, फोर्स की वैल्यू। फोर्स इज इक्वल टू mgh ओवर s। एक तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके लिए एक तो यही चीज क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, एज अ फॉर्मूला आपसे पूछी जा सकती है। तो आपने इस चीज को ध्यान रख लेना है, ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए इसको यूज कैसे करते हैं। तो इस चीज का आपने ध्यान रख लेना, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आपने ये है, इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका एफ की वैल्यू निकल के आ जाएगी 20 न्यूटन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीवाईक्यू में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A running man has the same kinetic energy, देखिए kinetic energy सेम है किसकी, as that of a boy. Okay, क्वेश्चन में गिवन है kinetic energy of man is equal to kinetic energy of boy, ठीक है, of half his mass। यानी कि अगर आदमी का मास, लेट अस assume m as mass of boy। देखिए लेने को m में मास ऑफ मैन भी ले सकता था,
बट उसमें दिक्कत, कल पहले मैं कलर चेंज करता हूँ प्लीज, वो भी ले सकता है बट उसमें फ्रैक्शन में डील करना पड़ेगा, तो उससे बचने के लिए मैंने क्या किया, m मैंने ले लिया मास ऑफ बॉय, दिस इम्प्लाइज मास ऑफ मैन कितना हो जाएगा 2m, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही है, ठीक है। द और ये जब ये सिचुएशन है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी दोनों के बराबर है, ठीक है। अब ये बोल रहा है द मैन स्पीड्स अप बाय 2 मीटर पर सेकेंड। अब उसकी स्पीड, क्वेश्चन में समझने वाली बात है, स्पीड अप बाय 2 मीटर पर सेकेंड, स्पीड अप बाय 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, अब आपको ये समझना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इनिशियली लेट द स्पीड ऑफ मैन इज इक्वल टू v। तो न्यू स्पीड कितनी है उसकी, न्यू स्पीड उसकी है स्पीड अप बाय बोला है, बाय और टू में हमने फर्क समझा था, है ना। तो स्पीड बाय 2 मीटर पर सेकंड, मतलब अब उसकी स्पीड जितनी थी उससे 2 मीटर पर सेकंड ज्यादा है, यानी कि अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी v प्लस 2 मीटर्स पर सेकेंड। ये चीज का ध्यान रखिएगा, ये चीज आपके समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी बात इतनी सी, ठीक है। तो दिस, अब बस क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है, अब आपका क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। कैसे, अब मैं दोनों कंडीशंस को लगाऊंगा, ठीक है। केस, दो केसेस लेके चलेंगे। केस 1 को लेके चलूं तो उसमें क्या है, हाफ m v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू 2m ऑफ v स्क्वायर। यहाँ पे v डैश हम लेके चल रहे हैं स्पीड ऑफ बॉय, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, देखिए हाफ से हाफ, m से m, v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2v स्क्वायर। दिस इंप्लाइज v डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ v। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर होगी। लेट अस अस्यूम दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ केस 2 पे क्या है, केस 2 पे वो हमें बोल रहा है कि हाफ ऑफ m। अब आपको उसकी स्पीड भी निकालनी है, आप y चेंजेस स्पीड बाय x मीटर पर सेकंड से चेंज कर रहा है, और काइनेटिक एनर्जी फिर से दोनों की सेम है, तो x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड केस में क्या होगा, हाफ m v डैश प्लस x का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन है इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2m इंटू v प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर होगी बात। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल जाएगी 2 इंटू वी प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2v प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर होगी। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास v x की वैल्यू निकल के आएगी 2 रूट 2 मीटर्स पर सेकंड। आई होप इतनी सी इक्वेशन आप सॉल्व कर पाते हो, तो इसमें आपको सॉल्व करने की कोई दिक्कत नहीं होती, आई होप, ठीक है। तो ये आंसर आपके पास निकल के यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इन क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और ये PYQs हैं आधे से ज्यादा इस पूरे सेशन में, ठीक है। इसका ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बाइसाइक्लिस्ट इज स्पीडिंग, ओके, जस्ट अ मिनट। A bicyclist is comes to a skidding stop, given है 10 meters पे जाके रुक जा रहा है। During the process, the force on the bicycle due to the road is 200 newtons, okay, and is directly opposed to the motion. The work done by the cyclist on the road. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर ऑप्शंस देता हूँ, ठीक है। ऑप्शंस यहाँ लिखे नहीं है, बट आई विल जस्ट गिव यू सम ऑप्शंस, ओके। ऑप्शन ए इज प्लस 2000 joules, ऑप्शन बी इज minus 200 joules, C is 0 joules, and D is minus 20,000 joules, ठीक है। अब 2 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को पॉज कीजिए, पढ़िए और इसका आंसर आप मुझे बताइए कितना होगा। आप अपने हिसाब से देखिए, अगर आप फिर जब आंसर बताऊंगा तो आपको बताना कि आपका आंसर सही आया था कि नहीं आया था, ठीक है। अब इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बाइसाइकिलिस्ट कम्स टू स्किडिंग स्टॉप एट 10 मीटर्स में, 10 मीटर पे जाकर रुकना। ड्यूरिंग द प्रोसेस द फोर्स ऑफ द बाइसाइकिल इज 200 न्यूटन, ठीक है। डायरेक्टली अपोज द मोशन, द वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड इज कितना होगा वो बताना है। साइकिल ऑन द रोड, अब देखिए आई होप आपने अभी तक क्वेश्चन कर लिया होगा। हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। हमें पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है। लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें ये पता है, हमें निकालना है वर्क डन बाय साइकिल ऑन द रोड। वर्क डन बाय साइकिल ऑन रोड निकालना है, बाय साइकिल ऑन रोड। तो यानी कि हमें डिस्प्लेसमेंट रोड की देखनी पड़ेगी और फोर्स भी रोड पे जितनी लग रही है वो देखनी पड़ेगी। तो इस पूरे सिनेरियो में एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, आप चाहे जितनी मर्जी फोर्स लगा लीजिए, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी क्योंकि रोड कहीं मूव नहीं कर रहा।
क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। वो पूछ रहा है रोड पे कितना वर्क डन हो रहा है, तो रोड तो कहीं मूव नहीं कर रहा, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0। तो वर्क डन कितना होगा, F इंटू 0 कॉस थीटा, फोर्स चाहे जितनी मर्जी हो, वर्क डन हो जाएगा 0 जूल्स। आंसर होगा इसका 0 जूल्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, एंड लेट मी जस्ट रिमाइंड यू दिस थिंग, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका NCERT का है। समझ गए बात को? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमें बोल रहा है, a body is falling freely under the action of gravity alone in a vacuum. Which of the following quantities will remain constant during the fall? इस क्वेश्चन में भी आपको मैं ये बता देता हूं पहले ही कि ये क्वेश्चन आपका NCERT का है। ठीक है, एनसीईआरटी के लिंकेज को आप ऐसे मत समझ के चलिएगा। एनसीईआरटी की पूरे के पूरे, आप देखिए एनसीईआरटी की मैंने आपको पहले भी कहा, एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़नी है आपने, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। समझिए बात को, एक भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ऐसा ना हो जो स्किप ना हो, सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, और क्वेश्चंस आपके सारे सारे आपके रेफरेंस बुक में मिल जाएंगे, इसलिए मैं रेफरेंस बुक पे इतनी स्ट्रेस आपको दे रहा हूँ कि रेफरेंस बुक पढ़िए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बॉल इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन इन वैक्यूम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द फ्री फॉल। देखिए या तो आप इसमें तुक्का मारे तो बात अलग है, आप कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन को आप तब तक नहीं समझ सकते, कर सकते हो, जब तक आपको ये नहीं पता कि मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या है। बेसिक मतलब ये है कि मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब सब पता है, ग्रेविटी में काम कर रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आपको ये नहीं पता है कि ये कॉन्जर्वेटिव फोर्सेज है कि नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेज है। आपको पहले पता करना पड़ेगा ये नॉन कॉन्जर्वेटिव है और कॉन्जर्वेटिव है। आई होप ये अब आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। आपको हम ये डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको बताना है कि कॉन्जर्वेटिव हो गया नॉन कॉन्जर्वेटिव। आंसर मैं भी बताऊंगा आपको, पर आपको सोच के रखना है दिमाग में कि आप सही चल रहे हो कि नहीं। तो आपको ये पता है कि मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्सेस कैसे होती हैं, कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। तो ये कैसी है, कॉन्जर्वेटिव फोर्स के अंदर आप डील कर रहे हो। पहली बात, कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस में अब आपको एक बात का और ध्यान रखना है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस में आपको ये चीज आपने पहले ही पढ़ के आए हो कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, आई होप ये बात क्लियर हुई होगी आपके लिए। पेपर में जो दिखता है बहुत सोच समझ के, हर ऑप्शन बहुत क्लोज है, बट इसका आंसर कितना होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन है ना आपके पास, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, if the potential energy of a gas molecule is given by U over mRc square n over r raised to a positive constant, the potential energy at the equilibrium will be। देखिए पहली बात, ये क्वेश्चन आपका पी वाई क्यू है, यही क्वेश्चन आपका जेई में भी आया हुआ है, AIEEE में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका AIPMT में भी आया हुआ है, और सेम क्वेश्चन और भी उसमें आया है। तो ये आपका पी वाई क्यू बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही बहुत क्वेश्चंस आपके पास आए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को डिस्कस भी कर चुके हैं। अब आपको देखिए, हमने एक सारे के सारे वीडियोस में डिस्कस किया है। कल वाले वीडियो में ऐसा क्वेश्चन आया तो डील क्या, कॉन्सेप्ट क्या लगता है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो तो हम सीखेंगे, बट कल के वीडियो में हमने देखा है कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है। आई एम टेलिंग यू अगेन, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर आप जाके उस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो गिवन क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज गिवन एज U इज इक्वल टू इतना, एम मैंने बीइंग अ कांस्टेंट, द पोटेंशियल एनर्जी एट द इक्विलिब्रियम विल बी कितनी होगी। ठीक है, याद कीजिए, अगर आपने कल वो वीडियो देखा था, तो जब हमने वीडियो देखा तो हमने एक चीज डिस्कस की थी, आपको क्या निकालना है, आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपको निकालना है द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को आपने निकालना है इसमें। ठीक है, यू की वैल्यू को आपने कैलकुलेट करना है, कब, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम में आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व आप कब तक नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन को आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है। दो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले आपके लिए कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ, कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड क्या है इसमें, कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर आप पुराना वीडियो देखिए। पहला, एट इक्विलिब्रियम F इज इक्वल टू 0, और दूसरा कॉन्सेप्ट,
पोटेंशियल और फोर्स में क्या रिलेशन है? F इज इक्वल टू माइनस डी यू ओवर डी आर, माइनस डी यू ओवर डी आर, ठीक है ना? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, आप ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये बात मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को छोड़ के ही आने वाले हैं अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो, ठीक है ना? तो इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे मत समझिएगा, ठीक है? चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। तो अब देखिए, अब आपको बोल रहा है आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है व्हेन इक्विलिब्रियम, और आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या गिवन है? यहाँ पे आपको गिवन है U इज इक्वल टू m ओवर r की पावर 6 माइनस n ओवर r की पावर 12, ये गिवन है। तो यानी कि अगर आपको U की वैल्यू निकालनी है इक्विलिब्रियम, तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम में r की वैल्यू कितनी है, r का रिलेशन क्या है, वो वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट करोगे। m और n की वैल्यू को आप ऐसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, ठीक है? तो मुझे पता है एट इक्विलिब्रियम F is equal to minus du over dr will be equal to 0. So this implies d over dr over m over r raised to power 6 minus n over r raised to power 12 must be equal to 0. ठीक है? एंड आई होप मैंने जब आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज बताए थे, हमने कोई चैप्टर सॉल्व किया था लास्ट टाइम, जिसके हम याद कीजिए जब हमने हमने ये सब कुछ डिस्कस किया है कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो मेक श्योर आप पुराने वीडियोस को देखिए, ठीक है? तो हमने क्या करना है, इसको हमने डिफरेंशिएट करना, माइनस साइन यहाँ पे रहेगा, ठीक है? तो यानी कि यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो मैं यहाँ पे आपके लिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको सॉल्व करना सीखा हुआ है। तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी माइनस 6m ओवर r की पावर 7 माइनस 12n ओवर r की पावर 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे उसकी वैल्यू 0 होगी। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आपके पास रिलेशन निकल के आएगा r की पावर 6 इज इक्वल टू 2n ओवर m। ये रिलेशन आपके पास निकल के आएगा, एक अपने आप में ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन आपके लिए बन जाता है। आपको बोलेगा यही देगा, देन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट, तो वो ऐसे दे देगा कि आप सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको u की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू निकालनी है, r की पावर 6 आपको गिवन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 2n ओवर m माइनस n ओवर 2n ओवर m का स्क्वायर। आई होप ये पता है कि आपको उसको कैसे डिफरेंशिएट किया है, किस तरह से हमने इस चीज को यहाँ पे लिखा है। नहीं पता है कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा m स्क्वायर ओवर 4n, आपका रिक्वायर्ड आंसर। ये क्या है? आपका रिक्वायर्ड आंसर है, इसमें आपको बता रहा हूँ। ये PYQ में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ऐसे स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? A body of mass 5 kilogram is moving with a momentum of 10 kilogram meter per second. Okay, ठीक है? A force of 0.2 Newton acts on it in the direction of motion. In the direction of motion. Okay, for 10 seconds. Increase in kinetic energy. याद रखिए सर, निकालने का है increase in kinetic energy। अगर आपको कभी क्वेश्चन पेपर में समझ ना आए ना कि किस तरह से करना है, पहले देखिए गिवन क्या क्या है। A body of आपको गिवन है mass is equal to 5 kg, ठीक है? साथ में आपको मोमेंटम गिवन है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, आपको गिवन है फोर्स इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन, और टाइम गिवन है कितने टाइम के लिए एक्ट कर रही है, 10 सेकेंड्स के लिए। आपको निकालना है इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले कोई ऐसा रिलेशन ढूंढना पड़ेगा जिससे आप इन सब चीजों को आपस में रिलेट कर सको, तभी आप कर पाओगे। इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मतलब आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा ना। पर आपके लिए पहले क्वेश्चन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना, वो क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है कि आप काइनेटिक एनर्जी को निकालोगे कैसे, और ये जो फोर्स एंड टाइम दिया है इनका क्या यूज है, इनका यूज क्या है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अब आपको देखिए, अब आपको फोर्स गिवन है, टाइम गिवन है, मोमेंटम गिवन है, काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है, मास गिवन है। तो आपको कोई ऐसा रिलेशन ढूंढना पड़ेगा जिससे आप फोर्स टाइम और मोमेंटम को रिलेट कर सको, फोर्स टाइम और मोमेंटम को रिलेट कर सको। तो वो रिलेशन आता है इम्पल्स का, और इम्पल्स का रिलेशन क्या होता है, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू F इंटू टी। अब देखिए सब कुछ पुट हो जाएगा, आपको गिवन है P2 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ से, P1 की वैल्यू कितनी गिवन है 10, और F की वैल्यू है 0.2, टाइम गिवन है 10 सेकेंड्स। तो यानी कि अगर इसको सॉल्व करें तो P2 की वैल्यू हमें निकल के आ रही है 12 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये बात क्लियर होगी?
और अब आपको निकालना है इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में क्या रिलेशन है, तो E1 हो जाएगा आपका p स्क्वायर ओवर 2m और p1 स्क्वायर ओवर 2m, E2 हो जाएगा आपका p2 स्क्वायर ओवर 2m। तो दिस इंप्लाइज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखिए फॉर्मूला बेस भी क्वेश्चन आपको पेपर में बन सकता है, तो वो हो जाएगा 1 ओवर 2m p1 स्क्वायर सॉरी p2 स्क्वायर माइनस p1 स्क्वायर। सो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जब आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4.4 जूल्स। आई होप ये बातें आपके लिए क्लियर हुई होंगी। ये क्वेश्चन आपको देखने में अभी आसान लग रहे हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करके जाइएगा। जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना, तब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तब समझ नहीं आता मोमेंटम कहाँ जाएगा और वो कहाँ जाएगा। ठीक है ना, चलिए। हाँ, इस क्वेश्चन में एक चीज और आपको बताता हूँ, ये सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बेस भी आ सकता है। किस तरह से आ सकता है, आपको बस MBT की फॉर्म में गिवन होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, P2 की वैल्यू निकालोगे आप, सॉरी P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, F इंटू टी ओवर, सॉरी F ओवर टी ओवर नहीं होगा, माइनस P1। समझ के बात को, तो पेपर में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी निकालना तो कैसे आएगा, तो K1 कितना हो जाएगा आपका P1 स्क्वायर ओवर 2m एंड K2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा FT माइनस P1 का होल स्क्वायर ओवर 2m। पेपर में घबराना मत इतने बड़े बड़े फॉर्मुलास को देख के। तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी K2 माइनस K1 विल बी 1 ओवर 2m FT माइनस P1 का होल स्क्वायर माइनस P1 का स्क्वायर ओवर 2m आपके पास पहले ही है। तो पेपर में इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा डिफरेंट वे में पूछा जा सकता है, पेपर को थोड़ा टफ करना हो उन्होंने तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, ओके। A body is moving unidirectionally under the influence of a constant power. Under the influence of a constant power, its displacement in time t is proportional to इतना। ये क्वेश्चन भी आपका NCERT का है, प्लस ये ऐसा ही क्वेश्चन आपका PYQ में भी आया हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन आपका PYQ में भी आया हुआ है, तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। A body is moving unidirectionally under the influence of a source of constant power. आपको क्या चीज कांस्टेंट दी है, पावर कांस्टेंट दी है। आपको क्या चीज कांस्टेंट दी है, पावर कांस्टेंट दी हुई है। The displacement in time t is proportional to, अब आपको बोल रहा है displacement in time t is proportional to। देखिए इस क्वेश्चन को सबसे बढ़िया तरीका है सॉल्व करने का कि हम डायमेंशन एनालिसिस को यूज करो। कैसे, आपको पता है कि p किसके बराबर होता है, f इंटू वी। आपको रिलेशनशिप बताना है बिटवीन p एंड t, रिलेशनशिप बताना है आपको किसके बीच में, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपको पता है f के डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, MLT-2 और लिखा था LT माइनस 1। तो अगर मैं इसको देखूं, ध्यान से देखूं, तो मेरे पास रिलेशन निकल के आएगा ML स्क्वायर T माइनस 3। क्लियर होगी बात को, ये डायमेंशन फॉर्मूला आपका निकल के आया। अब आपको ये भी गिवन है कि P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, P की वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है, P की वैल्यू कॉन्स्टेंट है। तो देयरफॉर L स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय T का क्यूब माइनस 3, सॉरी उधर जाएगा तो माइनस 3 होगा। So this implies L square is proportional to T cube। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि L is proportional to T raised to power 3/2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा, समझिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन को ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन भी आपका NCERT से है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आएंगे तो इनको बहुत अच्छे से कीजिएगा। देखिए, two inclined frictionless tracks, one gradual and other steep, meet at point A. Steep meet at A. From two stones are allowed to slide down. Okay, done. On which track the shown the figure. ठीक है, when which of the following statements, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। आपके पास इस तरह का एक ट्रैक बनाया हुआ जिसमें से एक स्टीप है और एक ग्रेजुअल है, ये ग्रेजुअल है और एक स्टीप है, और आपको ये कह रहा है कि आपको ये बताना है कि किस में
कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके लिए सही है। देखिए स्टेटमेंट्स क्या है, पहले स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। मोस्ट स्टोन्स रीच द बॉटम एट द सेम टाइम बट नॉट विद द सेम स्पीड। यानी कि आपको टाइम देखना है एंड स्पीड देखनी है। क्या यही चीज आपको सब में देखनी है? मोस्ट स्टोन रीच द बॉटम एट द सेम स्पीड, टाइम देखना है, स्पीड देखनी है, टाइम देखना है, टाइम देखना है, स्पीड देखना है। देखिए पेपर में जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप देख लीजिए करिए कि पहले की निकालना क्या है, कि सब में सेम ही ऑप्शंस निकालने हैं, वह ऐसे अननेसेसरी टाइम नहीं वेस्ट करना है वहां पे। ठीक है, अब देखिए आपको सब में क्या निकालना है, स्पीड और टाइम निकालना है। आपको क्या निकालना है, स्पीड और टाइम ही आपको कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है ना, जिस जिस तरह से हमने कल इसको डिस्कस किया था, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। समझ के बात को, आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए कल हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होती है, फोर्सेस क्या होती है आपकी, कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है। इसका मतलब क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इस केस इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं इसको इनिशियल मान लेता हूं, विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी सेकेंड में, फाइनल उस पर चली जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, दोनों ही केसेस में, चाहे जब बॉल को आप इस रास्ते पे छोड़ रहे हो या इस रास्ते पे छोड़ रहे हो, दोनों ही केसेस में क्या है, पहले केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh, हाइट कितनी है h गिवन है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, मूव नहीं कर रहा है। मगर सेकंड केस में जब आप ग्राउंड पे पहुंच रहे हो तो वेलोसिटी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। और यहाँ पे v की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट टू जी एच, अंडर रूट टू जी एच। तो यानी कि अगर मैं देखूं तो दोनों केसेस में क्या बन रहा है, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यही क्वेश्चन आपके पास बन रही है ना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप फ्रिक्शनलेस सरफेस में किसी भी हाइट पे छोड़ दो, आपकी स्पीड सेम रहेगी, स्पीड विल रिमेन सेम। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि वो ऑप्शंस जिसमें आपके पास स्पीड डिफरेंट है, वो ऑप्शंस आपके ऑप्शन से बाहर हो जाएंगी। डिफरेंट स्पीड है, ये ऑप्शन गलत होगी। सेम स्पीड सेम स्पीड सेम स्पीड सेम स्पीड, यानी कि ऑप्शन 4 तो आपकी पहले गायब होगी, वो तो गलत होगी। ठीक है, क्लियर होगी बात इतने से। अब आपको नीचे देखना है जाके कि कौन सा, अब ये हो गया ना, अब आपको देखना है कि टाइम कितना लगेगा। अब आपको देखना है टाइम कितना लगेगा। तो यानी कि कल याद कीजिए कि जब हमने कल क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सॉरी कल जब हमने इक्वेशंस को, मैंने आपको कहा था ना कि एक इक्वेशन आपको डिराइव करने आनी चाहिए। तो वही चीज है कि अगर आप इसको स्लोप पे चल रहे हो, अगर आप किस पे चल रहे हो, स्लोप पे चल रहे हो, ठीक है, तो आप यहां से लेके यहां तक जब जा रहे हो, तो आप डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हो, जितना डिस्टेंस की वैल्यू ये है, सपोज कीजिए एल है तो एल ट्रेवल कर रहे हो। तो इस केस में भी बस वही है। तो यानी कि आप डिस्टेंस कितना ट्रैवल करो, एज्यूमिंग एस ट्रैवल करो, इनिशियल स्पीड कितनी है आपकी 0, टाइम निकालना है आपको टी प्लस हाफ, यहाँ पे ए होगा, सॉरी ए टी स्क्वायर। बट ए की वैल्यू कितनी होती है, अब क्वेश्चन आता है ए की वैल्यू कितनी है। तो ए की वैल्यू कितनी होती है, हमने कल याद किया था जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। बट यहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो म्यू की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू कितनी है, जी साइन थीटा। अपने आप में ये इक्वेशन है, समझ के बात को, कि एक्सेलरेशन का दोनों में कांस्टेंट रहेगी या डिफरेंट होगी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, तो एस इज इक्वल टू हाफ जी साइन थीटा इनटू टी का स्क्वायर, हाफ इनटू जी साइन थीटा इनटू टी का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको दो एंगल्स भी गिवन है, थीटा वन भी गिवन है एंड थीटा टू भी आपको गिवन है। थीटा वन है थीटा टू आपको गिवन है, और थीटा वन और थीटा टू में से आपको ये पता है कि थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन है,
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड एक्सेलरेशन है, थीटा 2 वाली एक्सेलरेशन है, वो क्या है, ज्यादा है। अगर वो एक्सेलरेशन आपकी ज्यादा है तो वो जल्दी नीचे पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टोन 2 विल रीच अर्लियर, विल रीच अर्लियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सेम स्पीड से बट सेकंड स्टोन पहले पहुंचेगा। रीजन क्या है, असर्शन रीजन में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर हो कितनी सी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, देखिए, a bullet is fired into fixed target loses half of its velocity after penetrating of 3 centimeter. How much further will it penetrate before assuming it faces the constant resistance mode? PYQ। अब जब मैं PYQ की बात कर रहा हूँ तो PYQ का मतलब यही नहीं है कि AIPMT में ही आया है या नीट में ही आया है। जब पहले पेपर्स होते थे AFMC, एम्स का पेपर, जिप्पर का पेपर, जब डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स होते थे, किसी न किसी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। शायद AFMC में एक पेपर आया था, आप फोर्स मेडिकल कॉलेज जब अपना पेपर लेता था उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस इतने वैसे नहीं, आपको आने चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्या बोल रहा है, अ बुलेट इज फायर्ड इनटू अ फिक्स्ड टारगेट लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स। ठीक है, यानी कि उसकी वेलोसिटी v/2 होगी। हाउ मच फर्दर विल इट पेनिट्रेट, जब वो रुकेगा कितना वो पेनिट्रेट करेगा, और जब वो रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। अगर वो कांस्टेंट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2-3 तरीके हैं, 2 तरीके तो आपको पता ही पता है। एक तरीका तो ये है कि आप इनिशियल वेलोसिटी को v मानिए, ठीक है, और v/2 उसकी वेलोसिटी हो जा रही है एट 3 सेंटीमीटर पे, एट 3 सेंटीमीटर पे तो आप लगाओगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू 3 मीटर्स। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन की, यानी कि एक्सेलरेशन तो नहीं होगी, रिटार्डेशन होगी, तो आप यहाँ से रिटार्डेशन की वैल्यू निकाल लोगे, वो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको बोल रहा है हाउ मच फर्दर विल इट पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब उसको आपको ये समझना पड़ेगा, इतनी ही रेजिस्टेंस उसको रेस्ट पे जा रहा है तो इतनी ही एक्सेलरेशन उसकी कांस्टेंट रहेगी, गिवन है ना कांस्टेंट रेजिस्टेंस है। तो अब आप क्या करोगे, फिर से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाओगे। इस केस में v की वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस u स्क्वायर की जो उसकी u/2 है ना, तो वो आपका u/2 होगा, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू जो निकालोगे यहाँ से a पुट करोगे, और s की वैल्यू जो होगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। एक तरीका तो आपके पास है ये, ठीक है, बट ये तरीका मुझे थोड़ा लंबा लगता है और उसके कैलकुलेशन से ज्यादा है। सो आई पर्सनली प्रेफर कि इसमें मैं वही तरीका यूज करूं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। कैसे, देखिए, पहले केस में आपको ये पता है जब वो ब्लॉक पे जाके बुलेट टकरा रही है, ठीक है, ये जाके टकरा रही है, पहले इसके पास कौन सी वेलोसिटी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। हाफ एम यू स्क्वायर किसके बराबर है, हाफ एम u/2 का होल स्क्वायर प्लस वर्क डन की बात करें ना तो कितना किया, f इंटू 3। इस अप्रोच का फायदा ये है कि यहाँ पे आपको कैलकुलेशन पहले करने की जरूरत नहीं है। ये चीज कैसे आई, वर्क एनर्जी थ्योरम से, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यूज निकल के आएंगी वो निकल के आएगी मेरे पास 3/4 ऑफ हाफ एम यू स्क्वेयर विल बी इक्वल टू एफ इंटू 3। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। केस 2 में क्या है, हाफ एम यू स्क्वेयर इज इक्वल टू एफ इंटू एस, जाके वो रुक जा रहा है, जाके वो रुक जा रहा है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास ये जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 3/s। दिस इंप्लाइज s इज इक्वल टू, जब इसे वैल्यूज की सब्स्टिट्यूशन किया, याद रखिएगा वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया मैंने, तो s की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये है टोटल निकाला हमने, टोटल है, याद रखिएगा इसको, ये मत कहिएगा कि आपने वहां से लेके वहां तक किया, टोटल निकाला। तो पेनिट्रेशन और कितनी होगी, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी हमने किया क्या इस क्वेश्चन में। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमने इनिशियली क्या किया, सिर्फ 3 सेंटीमीटर तक के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई। सेकंड केस में क्या किया हमने, हाफ एम यू स्क्वायर जो इनिशियल टोटल था वो फाइनली जाके किस में कन्वर्ट हो रहा है, टोटल वर्क डन में जा रहा है, एफ डॉट एस में। तो हमने फाइनल, ये रहा फाइनल, मतलब शुरुआत से लेके एंड तक, और ये सिर्फ 3 सेंटीमीटर था। जब मैंने इस फॉर्मूले पे लगाया तो आपके पास जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो निकल गया 4 सेंटीमीटर।
तो 3 सेंटीमीटर उसने पहले ट्रेवल किया था, तो बाद में कितना करेगा? 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको दिमाग में आया होगा। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर होगी बात इसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज मूविंग इन x डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 10 meters per second, with the speed of 10 meters per second। ठीक है, इट इज सब्जेक्टेड टू रिटार्डिंग फोर्स ऑफ इतना। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, इसे रिटार्डिंग फोर्स दे दिया F इज इक्वल टू माइनस। कई बार क्या होगा पेपर में ये नेगेटिव साइन नहीं होगा, उसने यहाँ रिटार्डिंग लिखा है, तो आपको F की वैल्यू आपने आप एज्यूम करके नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा। ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल फ्रॉम x इज इक्वल टू 20 टू x इज इक्वल टू 30 मीटर, इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल। देखिए सारे एमसीक्यूज हैं, मैंने इसमें से ऑप्शंस कुछ में रखे हैं कुछ में नहीं रखे हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। मैंने कुछ में इसमें ऑप्शंस रखे हैं कुछ में ऑप्शंस नहीं रखे हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और जैसे इस क्वेश्चन में मैंने ऑप्शंस नहीं दिए आपको। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है क्या बोलना चाहता है वो देखिए। आपको बोल रहा है ब्लॉक ऑफ मास, आपको गिवन क्या है, ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विद कांस्टेंट स्पीड vx कितना गिवन है 10 meters per second, subjected to a retarding force F is equal to minus 0.1 cross 0.1, it's not cross, it's x 0.1 x. Okay, so it should be 0.1 x joules minus 0.1 x joules per meter, और x की वैल्यू आपको गिवन है 20 मीटर टू 30 मीटर्स। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है कि फाइनल आपको कैलकुलेट करना है। दिस इज आल्सो योर पी वाई क्यू। समझ पा रहे हैं इस बात को? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आराम से। इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है, के फाइनल आपको निकालना है। अब देखिए क्या तरीका है, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सोचें। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो आपके पास है ही है, कितनी है, m गिवन है, vx क्योंकि इनिशियल गिवन है, तो e वन अगर इसको मान लेते हैं हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, तो वो गिवन है हाफ इंटू 10 इंटू 10 स्क्वायर, दैट इज कमिंग आउट टू बी अराउंड 500 जूल्स। ये तो आपको पहले ही पता है, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर वन। अब प्रॉब्लम क्या है आपके पास, प्रॉब्लम ये है कि आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी नहीं है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो उसको निकालेंगे कैसे। अब देखिए वहां पे आती है गेम, ये रिटार्डिंग फोर्स की, रिटार्डिंग फोर्स की। अब देखो रिटार्डिंग फोर्स में जब हम देख रहे हैं तो हमें ये दिख रहा है कि F इज इक्वल टू माइनस 0.1 x जूल्स पर मीटर। तो इसमें आपको ये जो x की वैल्यू दिख रही है ना कि F की वेरिएशन x पे है, इसका मतलब ये है कि F कांस्टेंट नहीं है, डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है। डिस्टेंस ज्यादा है तो F की वैल्यू कम ज्यादा है, अगर ज्यादा कम है मतलब वेरी कर रही है, उसकी वैल्यू ज्यादा है कम कुछ भी हो सकती है। अगर 20 मीटर में उसकी वैल्यू कुछ और है, 30 मीटर में कुछ और होगी, कांस्टेंट फोर्स नहीं लग रही है उस पर, ये नॉन यूनिफॉर्म फोर्स लग रही है उस पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि F की वैल्यू एट 20 मीटर्स पे कितनी होगी, वो होगी आपकी 0.1 इंटू 20 इज इक्वल टू 2 न्यूटन। और F एट 30 मीटर्स कितना होगा, 0.1 इंटू 30 इज इक्वल टू 3 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि अब देखिए अब 20 और 30 हो गया, अलग अलग निकाल ली। हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम क्या करते हैं, अब अगर इसको हम दो फोर्सेस को लेके चलेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि हमें अलग अलग तरीके से अलग अलग वे में सॉल्व करना पड़ेगा उसमें। हम क्या करते हैं इसकी एवरेज ले लेते हैं, तो एवरेज रिटार्डिंग फोर्स कितनी होगी, वो हो जाएगी F1 प्लस F2 ओवर 2, सो इट शुड बी अराउंड 2.5 न्यूटन। ये है आपकी एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। क्लियर होगी बात को? तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स। अब देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स कितना होगा, F इंटू एस, F इंटू एस। F कितना है आपका 2.5, S कितना होगा 30 माइनस 20, यानी कि कितना हो जाएगा 25 जूल्स। अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के एफ माइनस के आई आपको पता ही है ना। तो के फाइनल कितना हो जाएगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, याद रखिए ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है तो ये हो जाएगा आपका माइनस 25 जूल्स प्लस
500, तो के एफ की वैल्यू आपके पास जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 475 जूल्स। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? A body of mass 3 kg given है, moves under a constant force of which causes a displacement s integral given by s is equal to 1 by 3 t square where t is in seconds. The work done by the force in 2 seconds में कितना वर्क डन करेगी? इजी क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है। प्रोवाइडेड आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को फॉलो करते हैं, आगे हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए आपको गिवन क्या है, जब भी क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, गिवन लिख लिया करो क्या क्या गिवन है। आपको गिवन है मास इज इक्वल टू 3 kg, एस इज इक्वल टू 1 बाय 3 टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू 1 बाय 3 टी स्क्वायर का मतलब ये है कि एस की वैल्यू टाइम के साथ चेंज कर रही है। आपको निकालना है वर्क डन इन 2 सेकंड्स में। अब वर्क डन निकालने के दो तरीके हैं, या तो फोर्स निकाल के एस से मल्टीप्लाई कर दो, या चेंजिंग काइनेटिक निकाल लो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब आपके पास ये गिवन है, फोर्स निकालने के लिए क्या चाहिए? मास गिवन है, एक्सेलरेशन निकाल लो, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो और भी इजी है, क्या कर सकते हैं, आपको गिवन है s इज इक्वल टू 1 बाय 3 टी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज वेलोसिटी इज विल बी इक्वल टू ds बाय dt। वो कितनी आ जाएगी अगर इसको सॉल्व करते हैं तो? 2t बाय 3। दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt, सो दैट शुड बी कितनी आ जाएगी? 2 बाय 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी कि फोर्स कितनी हो जाएगी? ma, दैट शुड बी इक्वल टू 3 into 2 over 3 इज इक्वल टू 2 न्यूटन। क्लियर होगी इतनी सी बात? तो यानी कि वर्क डन कितना हो जाएगा? F into S, so that should be equal to 2 into 4 over 3। 4 over 3 क्यों आया? ये आ जाएगा 8 over 3 जूल्स। 4 over 3 इसलिए आया क्योंकि S is equal to आपको गिवन है 1 by 3 t स्क्वायर, तो हम निकालेंगे S की वैल्यू at t is equal to 3 पे, सॉरी 2 पे। तो कितना हो जाएगा? S is equal to 1 by 3 into 2 का स्क्वायर is equal to 4 by 3। उस वैल्यू को जाके हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है। कुछ चीजें दिमाग में हो जानी चाहिए। ठीक है, कुछ चीजें आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अ वर्टिकल स्प्रिंग, ओ ये क्वेश्चन आपका AI PMT का PYQ है, और यही क्वेश्चन आपका JE का भी, IIT का भी PYQ है। सेम क्वेश्चन, समझिए बात को? ठीक है, क्या कह रहा है? A vertical spring with spring constant K is fixed on a table. Okay, a ball of mass m at height h free upper end falls freely on the spring so that the spring is compressed by distance t, the net work done by the spring। देखिए ये क्वेश्चन आप अगर आप वैसे अगर एनालाइज कर सकते हैं चीजों को तो बढ़िया है, अगर नहीं कर सकते तो बेटर है कि आप क्या कीजिए, आप इसमें डायग्राम बना लीजिए। देखिए टेबल गिवन है, assuming this is your table, इसके ऊपर हमने क्या किया, एक स्प्रिंग बिठा दिया है, वर्टिकल स्प्रिंग रखा है। इस स्प्रिंग के ऊपर क्या कह रहा है, एक बॉल गिर रही है ऑफ मास m फ्रॉम हाइट h। ये रही हाइट h से बॉल गिर रही है जिसका मास कितना है m, और जिसकी वजह से आपका स्प्रिंग जो है वो क्या कर रहा है, कंप्रेस कर जा रहा है थ्रू d। थ्रू d आप उसको कंप्रेस कर दे रहे हो। ठीक है, तो आपको बोल रहा है वर्क डन द प्रोसेस। वर्क डन किसके बराबर? चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी कल कहा था ना, अधूरी डेफिनेशन, चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है। बस फिर इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी निकाल लेंगे, इक्वेट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए बॉल इज कंप्रेस्ड बाय टी, ये आपको गिवन है। बॉल ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल कितना हो जाएगा, h प्लस डी। अब मैं एक चीज आपको और बता दूं, ये उस टाइप के क्वेश्चन है जब मेंस और प्री होता था, प्री एंड मेंस होते थे। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन का लेवल कितना है। अगर इस तरह का पेपर आपको आया तो आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। इसलिए इसलिए रेफरेंस बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, क्योंकि उसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ये क्वेश्चन है क्या देखने को सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। समझ के बात को, ध्यान रखिएगा। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉल इज h प्लस डी। इतनी सी बात क्लियर हो गई? तो यानी कि वर्क डन कितना हो जाएगा, मतलब उसकी एनर्जी कितनी थी, कितना वर्क डन किया, उसकी हो जाएगी mg इंटू एच प्लस डी, mg इंटू एच प्लस डी।
स्प्रिंग कितना कॉम्प्रेस हुआ, एंड कंप्रेशन इन स्प्रिंग कितना है, वो कर रहा है डी से, तो उसमें आपकी एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू के इंटू डी का स्क्वायर, एज ऑलरेडी मेंशन इन द प्रीवियस लेक्चर। एक्स उसमें क्या था, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी है स्प्रिंग की, डी। वो कितने सी बात, तो वर्क डन कितना हो जाएगा प्रोसेस में, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू कितना, चेंज इन एनर्जी, तो एम जी इनिशियल कितना है, एच प्लस डी माइनस हाफ के डी स्क्वायर। क्या समझ पा रहे हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वापस रिपीट हो सकता है, और ये अगर इस फॉर्म में रिपीट ना हुआ, न्यूमेरिकल की फॉर्म में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी ऑफ इतना एंड a इज इक्वल टू इतना, द नेट वर्क डन बाय द फोर्स टू द डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 मीटर्स पे कितना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, इस क्वेश्चन को लेके लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम योर एनसीईआरटी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम गिवन है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है विद v इज इक्वल टू ax 3/2। इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म, x के साथ वेरी कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन भी कहीं ना कहीं होगी। a इज इक्वल टू 5m माइनस 1/2 s माइनस 1। रिमेंबर दिस थिंग, ये एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड होते हैं, ये एक्सेलरेशन नहीं है। क्लियर हो गई थी बात, ठीक है। और आपको बोल रहा है वर्क डन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 मीटर्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, वर्क डन की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ये क्या है, वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो मुझे इतना तो पता है कि मुझे वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स करना पड़ेगा, मुझे इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स करना पड़ेगा, और कहाँ से लेके कहाँ तक करना पड़ेगा, 0 टू 2 मीटर्स करना पड़ेगा। ये करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, एफ। एफ निकालने के लिए मास मेरे पास गिवन है, एक्सेलरेशन मुझे चाहिए, तो यानी कि मैं कैसे करूंगा, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए है ना। ठीक है, तो यानी कि और ए कितना होता है, dv ओवर dt। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आएगा, इस बार अगर पेपर टफ हुआ तो दिस इंप्लाइज a विल बी इक्वल टू d ओवर dt ऑफ ax ऑफ 3/2, ax ऑफ 3/2। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आई होप आपने ये चीजें स्किप नहीं की होंगी, और जब मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे आपने अच्छे से किए होंगे। जब हम इसको क्या करेंगे, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आएगी, इसको कैपिटल ए ले लेते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2। क्लियर हो गई थी बात। अब यहाँ पे ना वो गलती नहीं करनी कि आपने यहाँ पे a की वैल्यू को पहले ही सब्स्टिट्यूट कर दी, नहीं, ये आपके पास रिलेशन आया, इस रिलेशन को उठा के यहाँ पुट सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर जो वैल्यूज बचेगी, वैल्यूज हमेशा लास्ट में सब्स्टिट्यूट की जाती है। और यही क्वेश्चन आपका पेपर में अगर हो सकता है डायरेक्टली ये ना आए, न्यूमेरिकल बेस में ना आए, वो यहाँ पे a टू b कर दे, 0 की जगह a कर दे और 2 की जगह पे b कर दे, या 0 टू b कर दे, या 0 टू a कर दे। समझ पा रहे, रिलेशन निकालने को दे दे, तो उसको ध्यान से करना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना निकल के आएगा, f की वैल्यू निकल के आएगी m इंटू a which is coming out to be 3a square by 4x square, 3a square by 4x square। अगर मैं यहाँ पे m और उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरे पास f की वैल्यू ये निकल के आ रही है। क्लियर हो गया, जब मेरे पास f की वैल्यू निकल के आ गई, बस अब वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू 3a square by 4x square dx। अगेन 3a square by 4 आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे 0 टू 2 ऑफ x square dx। इसकी इंटीग्रेशन आई होप आपको आती होगी, ठीक है, हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा 3/4 into 3, 5 स्क्वायर 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब, विच इज कमिंग आउट टू बी 50 जूल्स। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो ध्यान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मैन ऑफ 50 किलोग्राम मास, गिवन क्या है, m इज इक्वल टू 50 kg, स्टैंडिंग ऑन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी नहीं है वहां पे, g की वैल्यू 0 है, एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द फ्लोर, h is equal to 10 meter given है। He throws a stone of 0.5 kilogram down the M2 कितना गिवन है, 0.5 kg डाउनवर्ड्स फेंका है, with v is equal to 2 meters per second।
एच कितना ऊपर जाएगा। ओके सिंपल क्वेश्चन है, ये भी पी बाई क्यू है, याद रखिएगा पी बाई क्यू है 2010 का। कैसे है, ये क्या कह रहा है कि आप 10 मीटर ऊपर खड़े हो, ठीक है। आपका वेट कितना है 50 केजी। आपने क्या किया, ग्रेविटी फ्री स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस लगेंगे। आपने क्या किया, एक बॉल को नीचे को फेंका। जब आप बॉल को नीचे को फेंकोगे तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन की वजह से आप ऊपर वाली तरफ को जाओगे, ठीक है। और जब हमने स्टोन को फेंका है 0.5 केजी के, तो आपने उसको स्पीड दी है 2 मीटर पर सेकंड की। तो अब ये बोल रहा है कि जब आप इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन लगेगा तो आप कितनी हाइट पे होंगे। क्वेश्चन है ये, आपकी हाइट कितनी होगी। आई होप ये बात आपके क्लियर होगी, क्वेश्चन क्लियर हो गया आपके लिए कि आप कितनी हाइट पे पहुंच जाओगे, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया है कि कैसे क्या होना है। अब थोड़ा सोचिए इस क्वेश्चन में आप कैसे कर सकते हो, आप कितनी हाइट पे जाओगे, कैसे करोगे। और ये पी वाई क्यू है, मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, मेक श्योर मतलब लाइक आप पॉज कर लीजिएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप मुझे ये बताइए, सोच के बताइए इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता था। ये पी वाई क्यू है 2010 में, इतना पुराना क्वेश्चन भी नहीं है याद, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, किस तरह से करेंगे। देखिए सब क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब देखिए, अब आपको ये पता है इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। बट यहाँ पे दिक्कत ये है, क्या दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि जब आपको इनिशियल मोमेंटम दोनों का कितना है, जीरो, क्योंकि दोनों रुके हुए हैं, मैं भी रुका हुआ हूँ और जो पत्थर है वो भी रुका हुआ है, चीजें उसमें बाद में सप्लाई की गई हैं। तो यानी कि m1 u1 plus m2 u2 will be equal to 0. This implies m1 u1 is equal to minus m2 u2। ये बिल्कुल रिकॉइलिंग ऑफ गन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिस implies कि मेरे को वेलोसिटी कितनी मिलेगी, मेरे को वेलोसिटी मिलेगी माइनस m2 u2 ओवर m1। तो इट शुड बी कमिंग आउट टू बी अराउंड माइनस ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। अब दिक्कत ये है, माइनस साइन का मतलब क्या है, माइनस साइन का मतलब ये है कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हो। जी नीचे वाले पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर वाले को नेगेटिव लेंगे, तो यानी कि आप ऊपर वाली तरफ को जा रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इतना हो गया। अब आपको ये बताना है कि कितनी वेलोसिटी के साथ वो कितनी हाइट पे जाएगा। वो निकालने के लिए आपको बताना है कि नीचे वाला जब आपने पत्थर फेंका ना, उसको टाइम कितना लगा जमीन पे पहुंचने के लिए। तो आप निकालोगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो पत्थर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10। कितनी स्पीड से गया, 2 के साथ, तो उसको कितना लगेगा, 5 सेकेंड। अब आप मुझे बताइए 5 सेकेंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी आपकी, स्पीड कितनी थी 1/50 इंटू टाइम कितना हुआ 5, यानी कि 0.1 मीटर्स। इसका मतलब आप कितनी हाइट पे चले गए, ग्राउंड लेवल से, यही पूछा है ना, अबव द फ्लोर, याद रखिएगा अबव द फ्लोर है। तो कितनी हाइट पे चले गए, 10 मीटर पे तो आप पहले ही थे, प्लस 1 मीटर 0.1 मीटर और चले गए, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी आपकी 10.1 मीटर। अब देखिए किस तरह का क्वेश्चन है, बहुत रिसेंट क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है ना, ये भी आपका पी वाई क्यू है, ये है आपका 2012 का प्रीलिम्स, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A force F on a particle moving in a straight line varies with displacement ds shown the figure the work done by the particle during displacement in parameter। देखिए हमने डिस्कस किया था फोर्स इनटू डिस्टेंस कर्व क्या देता है आपको, वर्क डन। और वर्क डन कैसे क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जितने भी एरियाज हैं उनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कैलकुलेट करके, ठीक है ना। तो एरियाज कितने हैं, दो ही हैं, एक ये है एक ये है। और कई बच्चे इसको करेंगे वो एक ही एरिया से सॉल्व करेंगे, जो टाइम बचाएंगे वो क्या करेंगे, इसको ट्रेपीजियम मान के सॉल्व कर देंगे। तो एरिया अंडर रेक्टेंगल प्लस एरिया टू डीसी, जो भी आप जिस तरह से भी करना है, एरिया अंडर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, मैं भी होता तो मैं भी इसको कैसे करता, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल के कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। पैरेलल साइड्स कौन सी होंगी आपकी, पैरेलल साइड्स होंगी आपकी ये और डिस्टेंस बिटवीन देम ये। बस इस क्वेश्चन को निकालिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका इसका आंसर आपके पास आएगा, चेक कर लीजिएगा सॉल्व करके। आंसर इसका निकल के आएगा आपका 13 जूल्स,
क्लियर होगी बात इतनी सी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका AIPMT प्रीलिम्स 2012 का है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आप बताइएगा आप क्वेश्चन को कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, रुकिएगा यहाँ पे 2 सेकंड रुकिएगा, देखिएगा आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे मतलब आपकी तैयारी में कमी है। अगेन हम रेफरेंस, आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, बट आई एम स्टिल टेलिंग यू शुड गो विद योर रेफरेंस बुक। अगर आप वो क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे क्वेश्चंस कैसे करोगे? बल्कि रेफरेंस बुक में क्वेश्चंस गिवन है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एंड पोटेंशियल इज गिवन बाय इतना, ठीक है, where A and B are positive and R is the distance from the particle, the stable equilibrium the distance of the particle। ठीक है, अब आगे फिर से वही बात, ये वही क्वेश्चन आ गया, फिर से मैंने कहा था ना वो क्वेश्चन फिर के आया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये बोला फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज कितना। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? अगेन वही कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? की कॉन्सेप्ट क्या है इसमें कि फॉर इक्विलिब्रियम एफ नेट विल बी इक्वल टू जीरो। एफ नेट जीरो होने का मतलब क्या है कि डी यू ओवर डी आर माइनस में इज इक्वल टू एफ नेट होता है, विच विल बी इक्वल टू जीरो। तो बस आपको u की वैल्यू गिवन है कितनी, a ओवर आर स्क्वायर माइनस b ओवर r। तो दिस इम्प्लाइज f इज इक्वल टू माइनस ऑफ d ओवर डी आर ऑफ a ओवर आर स्क्वायर माइनस b ओवर r इज इक्वल टू जीरो। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, इसको क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे, इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करो तो मेरे पास आंसर निकल के आएगा माइनस 2a ओवर आर क्यूब प्लस बी ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से हम आर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे ना, आर विल बी कमिंग आउट टू बी 2a ओवर बी, 2a ओवर बी। आई होप ये आंसर आपके लिए क्लियर हो चुका होगा, आपके दिमाग में ये आंसर बैठ चुका होगा। ठीक है, किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। A car of mass m given है, starts from rest, u is equal to 0 given है, accelerate कर रही है so that instantaneous power delivered by the car has constant magnitude p naught। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द कार इज प्रोपोर्शनल टू कितनी होगी? ये क्वेश्चन भी आपका PYQ है, ये भी आपका AIPMT 2012 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। रुकिए और देखिए सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आपको क्या बोल रहा है? पावर का आपको पता है कि F इंटू वी का फॉर्मूला होता है। पावर कॉन्स्टेंट पी नॉट इज इक्वल F इंटू वी, जो भी आपको लेके चलना है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ। अब आपको क्या करना है, इसको एक्सेलरेशन से भी लिंक करना है। क्वेश्चन में गिवन है ना, आपको एक्सेलरेशन से भी लिंक करना है, तो यानी कि ma इंटू वी, इस तरह से मैं लिंक कर सकता हूँ। अब दिक्कत ये है कि आपको रिलेशन निकालना है वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, आपको वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी। और इसके ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूँ। इसकी ऑप्शंस थी, जस्ट अ मिनट, ऑप्शंस थी इसकी, हाँ ऑप्शंस आपकी थी, पहली टी स्क्वायर पी नॉट, बी T1/2, सी T-1/2, डी टी ओवर रूट एम। यानी कि बेसिकली बात यह है कि आपको पहले अपनी पावर को डील करना है, वेलोसिटी के साथ लिंक करना है। वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन करना, मगर आपको एक्सेलरेशन गिवन है और टाइम कहीं गिवन नहीं है, तो उसको आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? हम ए की जगह पे सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, किसकी? हम ए की जगह पे सब्स्टिट्यूशन कर देंगे dv ओवर dt की। तो दिस implies p naught is equal to m into dv over dt into v। So therefore p naught is equal to mv into dv over dt हो जाएगा। आई होप इतनी सी बात आपके लिए क्लियर होगी। और आपको जाना है 0 टू v, आपको जाना है 0 टू v, तो इसको मैं लिख सकता हूँ p naught dt from time 0 to t is equal to mv dv 0 to v। बस इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास v की वैल्यू निकल के आएगी अंडर रूट ऑफ 2 p नॉट t ओवर m। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से यही डायरेक्ट क्वेश्चन आपको निकल के आ सकता है, आपको यह करना पड़ेगा। तो यानी कि v इज प्रोपोर्शनल टू रूट t, ये आपका आंसर, यानी कि आंसर आपका बी होगा। ठीक है, बात क्लियर होगी यहाँ पे आपके पास? ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका AIPMT
2013 प्रीलिम्स है। क्या बोल रहा है? यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 3, आपको F की वैल्यू गिवन है 3i कैप प्लस j कैप इंटू n। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है हम सीख के आए हैं लॉज ऑफ मोशन। ऑफ मास 2 kg, डिस्प्लेसमेंट गिवन है कितनी, फ्रॉम S1 इज इक्वल टू जैसे 2i कैप प्लस k कैप टू 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। वर्क डन की वैल्यू निकालनी है, कितना होगा? सिंपल क्वेश्चन है, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S। बेसिकली आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना, डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। आपको क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब इसमें चीज का ध्यान रखिए कि इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी ये टू यूज नहीं होगा, जरूरत ही नहीं है इसको यूज करने की। कैसे? आपको पता है आपको वर्क डन निकालना है। वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क डन आपका होता है F डॉट S के बराबर होता है, इसके बराबर होता है ना, F डॉट S के बराबर होता है। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। डिस्प्लेसमेंट रहेगी आपके R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और उसके बाद हम लगाएंगे F डॉट S वेक्टर। ठीक है, तो ये सब चीजें कैसे सॉल्व करते हैं हम कर चुके हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व नहीं कर पा रहा। आपको बताना है आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पाओगे तो फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा। ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, 9 जून इसका आंसर आता है। आई होप इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When a rubber band is stretched at a distance of x, it exerts a restoring force of F is equal to ax plus bx square, where a and b are constant. Work done in stretching the unstretched rubber band. See, ये क्वेश्चन आपका है IIT PYQ है ये, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस साल ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, दैट्स क्योंकि पेपर का लेवल आपको थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। आई एम होपिंग इस बार ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये IIT JEE मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। आपको क्या क्या चीजें गिवन है? देखिए आपको गिवन है F इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए एंड बी कॉन्स्टेंट है। वर्क डन बताना है कितना होगा जब मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ 0 टू L तक। क्वेश्चन खत्म हो गया, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे? वर्क डन हमें पता है किसके बराबर होता है, एफ डी एक्स के बराबर होता है। इतना ही होता है ना, आपको ये पता है वर्क डन एफ डी एक्स के बराबर होता है। मगर यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है, क्यों? क्योंकि एक्स के साथ वेरी कर रही है। बीइंग अ वेरिएबल फोर्स वी हैव टू इंटीग्रेट। इसमें याद रखिएगा, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपकी फोर्स वेरिएबल है दैट यू हैव टू इंटीग्रेट। आपके पास कोई चारा नहीं है, तब आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो यानी कि आपको लिखना पड़ेगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन डी एक्स के साथ। वर्क डन कहाँ से लेके कहाँ तक कर रहे हो आप? 0 टू डब्ल्यू, सो दैट मीन डब्ल्यू विल बी इक्वल टू ये, और ये इसको कहाँ से लेके जा रहे हो? 0 से लेके एल तक। 0 टू एल ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन करना हम सीख चुके हैं। आई होप आपको इंटीग्रेशन करना आती होगी। इंटीग्रेशन करना नहीं आएगी, पुराने वीडियोस को देखिए। नहीं कर पा रहे हो, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं सॉल्व करके बताऊंगा। तो दिस आंसर विल बी ए एल स्क्वायर ओवर 2 प्लस बी एल क्यूब ओवर 3। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। आपके लिए मेन कॉन्सेप्ट यही था, और ये चीज आपको कब पता होगी? जब आपको पता हो कि फोर्स वेरिएबल है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका अगेन AIPMT 2014 PYQ। आई होप, देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। रुकिएगा, फिर बताइएगा मुझे आप कर पाए कि नहीं। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करता हूँ, पहले देखिएगा आप सही करते हो कि नहीं। ठीक है, चलिए। आपको गिवन है बॉडी ऑफ मास 4m इज लाइंग इन XY प्लेन एट रेस्ट। ओके, U की वैल्यू कितनी है? 0। और आपको गिवन है XY प्लेन, यानी कि UX UY लेके चलोगे आप। इट इज सडनली एक्सप्लोडेड टू 3 पीसेस। 3 पीसेस में कर रहा है। 2 पीसेस ऑफ मास m है, यानी कि 2 का मास m है, तो यानी कि थर्ड का मास कितना होगा? 2m। मूव कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद स्पीड v, विद स्पीड v। ओके, तो यानी कि उनकी जो हो जाएगी रूट टू वी। टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड विद एक्सप्लोजन। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा सा पता है कि करना कैसे। देखिए आपके पास ये मास है 4m का जो सेंटर में पड़ा हुआ है। ये क्या किया? एक्सप्लोड किया, और एक्सप्लोड ये इस तरह से किया कि आपके जो दो मासेस है, एक m और एक m, वो परपेंडिकुलर चले गए एक दूसरे के विद स्पीड v, विद स्पीड v। यानी कि इसका मोमेंटम कितना होगा?
mv, इसका मोमेंटम होगा mv। अब मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इन दोनों का नेट मोमेंटम कितना होगा? इसके रिजल्टेंट के बराबर। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा इसका? अंडर रूट 2mv। कैसे आया? p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर का अंडर रूट, दोनों बराबर है तो हो जाएगा 2p स्क्वायर, p बाहर चला जाएगा, सॉरी इसको सॉरी 2p स्क्वायर हो जाएगा ना, तो रूट 2mv आएगा आई गेस, है ना? हाँ, p स्क्वायर जाएगा तो p रूट 2 हो जाएगा, p रूट 2 विल नॉट बी अंडर रूट, ये हो जाएगा रूट 2mv। ठीक है, p रूट 2 आ गया आपके पास। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब आपको ये भी पता है फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या कि इनिशियल मोमेंटम क्या है? रेस्ट पे है, u0। तो इनिशियल मोमेंटम कितना आपका? 0। वो किसके बराबर है? p रूट 2 प्लस p3 ले लेते हैं, p रूट 2 प्लस p3 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज p3 विल बी इक्वल टू p रूट 2, एज्यूमिंग अब इसमें डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन रहता तो माइनस में चला जाता है, यानी कि उसकी मूवमेंट इधर को हो जाती है। ठीक है, डायरेक्शन नहीं ले रहे क्योंकि हम उस पर डील करने की जरूरत नहीं है। दिस इम्प्लाइज v3 विल बी इक्वल टू p रूट 2 ओवर m, m बराबर है mv से, वहां से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास v ओवर रूट 2 आपके पास यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा, v ओवर रूट 2, ये 2m होगा। क्यों? क्योंकि आपके दो का मास है m प्लस 2m इज इक्वल टू 4m होगा ना, टोटल मास है 4m, तो ये आपको हो जाएगा इतना। तो आपके पास देयरफॉर v3 विल बी इक्वल टू v ओवर अंडर रूट 2। आई होप इतनी सी बात क्लियर होगी। एक क्वेश्चन अपने आप में ये बनता है इस साल के लिए। अब आपको बोल रहा है टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बस ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का कुछ रोल नहीं है, तो आप सीधा इसको कैसे कर सकते हो? हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2m v3 का स्क्वायर। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आंसर निकल के आएगा 3/2 mv स्क्वायर। क्वेश्चन लंबा था, पेपर में इतनी इजीली नहीं हो सकता। लंबा तो खैर क्या था, अगर आपको ये पता है कि ये p है, ये p है, तो ये कितना हो जाएगा? रूट 2 टाइम्स ऑफ p। अगर आपको इतना सा पता था, इतनी चीज आप ओरली भी कर सकते थे। ठीक है, बट वो चीज प्रैक्टिस से आती है, तो मेक श्योर आप बहुत प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्या चीज है आखिरी क्वेश्चन में? देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन जो है, ये भी आपका AIPMT 2012 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ठीक है, रुकिएगा, खुद सॉल्व कीजिए, देखिए आप कर पा रहे हो कि नहीं। नहीं कर पा रहे तो हम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। टू स्पेस ए एंड बी ऑफ मासेस m1 एंड m2 गिवन है। आपको गिवन है m1 एंड m2 कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, ua कितना है? 0 है, एंड b इज मूविंग विद वेलोसिटी v। v इज मूविंग वेलोसिटी v इन x एक्सिस में है। ओके, आफ्टर कोलिशन b हैज वेलोसिटी v/2। v b कितनी है? v/2 इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ओरिजिनल डायरेक्शन। ओरिजिनल डायरेक्शन क्या थी उसकी? अब देखिए यही तो चीजें हैं। ओरिजिनल डायरेक्शन क्या थी उसकी? ओरिजिनल डायरेक्शन थी उसकी अक्रॉस x एक्सिस। फाइनल वेलोसिटी कहाँ होगी उसके? परपेंडिकुलर। तो x के परपेंडिकुलर क्या होता है? y। वो जाएगा j कैप के अक्रॉस। क्लियर हो गया इतनी सी बात? ठीक है, परपेंडिकुलर टू ओरिजिनल डायरेक्शन द मास a मूव्स ऑन द कोलिशन। अब मास a की आपको डायरेक्शन बतानी है कितनी होगी, किस डायरेक्शन पे हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? इनिशियली ए किस पे है? रेस्ट पे है, u इज इक्वल टू 0 है, b आपके पास आ रहा है विद वेलोसिटी, लेट अस अज्यूम u के साथ, u x के साथ, इसके साथ टकराया। जब टकराया वो इस तरह से टकराया कि b जो है आफ्टर कोलिशन क्या होगा? b जो है ऊपर को जा रहा है, b इधर को जा रहा है। आपको बताना है a कहाँ को जाएगा, बस थीटा की वैल्यू बतानी है। इसको आप ओरली सॉल्व नहीं कर सकते, आपको समझना पड़ेगा। इसको करने के लिए आपको पता है कोलिशन कैसा गिवन है आपको, इलास्टिक या इनइलास्टिक। आपको कोलिशन गिवन है, आपको मेंशन नहीं है कोलिजन इलास्टिक है इनइलास्टिक कोलिजन है, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो तो दोनों में कंजर्व रहता है, तो अगर आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दोगे तो इनिशियली, अब देखिए फाइनली आपका आंसर दो एक्सिस पे जा रहा है, दो एक्सिस पे जा रहा है तो आपको एक्स और वाई को अलग अलग करके चलना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस के अक्रॉस इनिशियल मोमेंटम कितना होगा आपका? वो होगा m इंटू 0 प्लस m2 इंटू v इज इक्वल टू m1 vx plus m2 into 0. Therefore, vx will be equal to m2v over m1. I hope ये बात आपके लिए क्लियर हुई होगी. Let this be question number 1.
ठीक है, वी एक्स जो है फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए है अक्रॉस एक्स एक्सिस। ठीक है, वैसे ही वाई एक्सिस पे अगर मैं इस इक्वेशन को लगाऊंगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लगाऊंगा, तो वी वाई वेलोसिटी ऑफ एक्स अक्रॉस जो उस पे जा रही है वो हो जाएगी माइनस एम टू वी ओवर टू एम वन। ये है वेलोसिटी ऑफ ए अक्रॉस बाय एक्सिस, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे ना उसमें, ये आ जाएगी उसकी वेलोसिटी अक्रॉस वाई एक्सिस। तो यानी कि हमने एक चीज और पढ़ी थी, थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वी वाई ओवर वी एक्स, ये चीज हम पढ़ के आए हैं। तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो थीटा की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी, ओके, थीटा की वैल्यू अब निकल के आएगी tan इनवर्स माइनस ऑफ 1/2 टू दी एक्स एक्सिस से वो इतना एंगल बनाएगा। ठीक है, अगर नहीं पता ये चीज कैसे आई मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं बी को लिख पा रहा हूँ बी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, दिस इंप्लाइज थीटा की वैल्यू होती है tan इनवर्स ऑफ वी वाई ओवर वी एक्स। ये चीज को आपने याद रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज के लेक्चर के आप मैक्सिमम क्वेश्चंस आप खुद कर पाए होंगे। ठीक है, किसी भी चीज में कोई भी डाउट हो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जहाँ पे भी डाउट हो, क्योंकि हम वो पहले करके आ चुके हैं तो उसमें मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, तो ताकि लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक है, तो डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता देता हूँ, फाइनली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है कि पहली चीज लेक्चर को पूरा देखिए, इनिशियल लेक्चर को चाहे 2x स्पीड पे देखिए, देखिए क्वेश्चंस को खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, रेफरेंस बुक को पूरा कंप्लीट कीजिए, हर एक क्वेश्चंस चाहे सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो कंप्लीट कीजिए। तीसरा, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए प्लीज। ठीक है, ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे और आप अच्छे से कोशिश करते रहे। और जो नए बच्चे आए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए मैं, जिन्होंने नया सब्सक्रिप्शन लिया है, सब्सक्राइब किया है, उनको बस यही कहना चाहता हूँ, होल्ड आराम से मेरे साथ पढ़ते चलिए। जैसे ही हमारा सिलेबस खत्म होगा उसके बाद 2-3 महीने से एमसीक्यूज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो इसी बात के साथ आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं आपसे।